हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन 4 एयर। इस चैप्टर में हम एयर के बारे में हम पढ़ेंगे। एयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ह्यूज ब्लैंकेट के रूप में जो है वो फैली हुई है और सभी जो अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसके ऊपर डिपेंड है। सभी इसके ऊपर डिपेंड रहकर सरवाइव करते हैं, जिसमें हम क्या है सांस भी लेते हैं जो हमारी रक्षा करती है। जो सन से हमारी जो हार्मफुल जो रेज आती है उससे हमारी ये रक्षा करती है। इसके बिना हम जो है सुरक्षित नहीं रह सकते। जो दिन के समय जो हमें सूर्य की किरणें मिलती है, नाइट के समय जो हमें ठंडक होती है, ये हमें एटमॉस्फेयर के कारण ही होती है। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसके साइड में जो दे रखा है उसको हम पढ़ते हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो एटमॉस्फेयर में सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है, जो ग्रीन हाउस है, एक महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन हाउस गैसेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट गैसें होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्या होती है? हीट और रिलीज फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी को गर्म रखने में जो हमारी सहायता करती है। इसको ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। और इसके बिना अर्थ जो है वो ना ही तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्म होती है। और जब व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर, जब इसका लेवल यानी कि जब अर्थ पर एटमॉस्फेयर में इसका लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये किसके कारण इंक्रीज होता है? जब हम जो ह्यूमन जो है ना वो फैक्ट्रियां लगाने की वजह से जो धुआं बहुत ज्यादा फैलता है, व्हीकल चलाने से धुआं फैलता है, इससे इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है? हमारा टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसका कारण बनता है। तो ग्लोबल वार्मिंग यही है, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और इसके अगर हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ जाता है तो आप एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या होता है? जो हमारे अर्थ पर जो स्नो वाले पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उस पर जो स्नो जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, वो क्या होती है? ठंड पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है संसार में। फिर इसके कारण क्या हो जाता है कि समुद्र के जो वाटर लेवल है वो क्या है? हाई हो जाता है और क्या है? नदियों में बाढ़ आनी स्टार्ट हो जाती है। जो समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया है, आइलैंड्स है, वो सब क्या इसमें डूब जाते हैं। फिर इसके कारण कहते हैं इसके अंदर क्लाइमेट चेंज हो जाती है। क्लाइमेट ठीक है, इसके अंदर एक्सटेंशन होती है। प्लांट और एनिमल जो है वो काफी लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। क्यों? प्लांट और एनिमल्स भी तो जो है सांस लेने के लिए इस CO2 गैस का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही एक ऐसी गैस है जो हमारे अर्थ पर जो है सरवाइव करने में हमारी हेल्प करती है। इसके बिना जो है ह्यूमन बींग्स है वो सरवाइव नहीं कर सकता। जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स है, ये आपस में जो है वो बैलेंस बनाए रखते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हो कि एयर जो है वो हम सांस लेने में यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन, अब इसमें कंपोजिशन में क्या पढ़ते हैं? देखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78% है। ऑक्सीजन है 21%। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है 21% और नाइट्रोजन जो है 78%। और जो बाकी जो बच गई है थोड़ी 0.3% आती है, हाँ, उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गेन गैस और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण गैसें जैसे नाइट्रोजन नहीं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसें जो वो अदर्स में आ जाती है। नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसमें जो है क्या आप जानते हो? हम जानते हैं कि जो हम सांस लेने में कौन सी गैस का यूज करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम हवा में सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो महत्वपूर्ण गैसें हैं, ठीक है, जो क्या करती है? एटमॉस्फेयर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है बनाने में। तो हम सांस लेते समय क्या करते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को साथ में ले लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? दूसरी जो है वो कम मात्रा वाली गैसें हैं। अ पार्ट ऑफ द गैसेज, और इतने ही नहीं, टीनी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना, दूसरे डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे धुआं हो गया, हाँ, धूल, मिट्टी, ये सब क्या है? ये भी इसमें हवा में जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है एयर चार्ट। अब एयर चार्ट को आप देख चुके हो, परसेंटेज और डिफरेंट एयर में। अब नाइट्रोजन के बारे में बताती हूँ मैं कि नाइट्रोजन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो है ना हवा गैस, एयर की सबसे महत्वपूर्ण गैस है। जब हम
जब ही इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ, जब हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जो है हमारी लंग्स और एक्सहेल में जो है वो भर जाती है, लेकिन प्लांट जो है नहीं भर जाती है, वो हमारी यूज नहीं होती। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कैसे लेते हैं, लेकिन हमारी लंग्स जो है ना वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और नाइट्रोजन को यूज नहीं करते और उसको वो बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन प्लांट जो है ना, प्लांट जो करते हैं नाइट्रोजन को यूज को अपने सर्वाइव करने में यूज करते हैं, वो इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते नाइट्रोजन गैस को। वो कैसे यूज करते हैं, प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट यूज ना करके जो उनके पास बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं, रूट में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को जो है वो चेंज कर लेते हैं, हवा से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको चेंज करके फिर प्लांट उसको यूज करते हैं, नाइट्रेट में यूज करके वो करते हैं। फिर सेकंड गैस आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड महत्वपूर्ण गैस है, सबसे महत्वपूर्ण गैस है हवा में, जो ह्यूमन और एनिमल जो है ना सांस लेने में इसका यूज करते हैं जब वो सांस लेते हैं। और ग्रीन प्लांट जो है ना वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट जब वो खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या करते हैं, CO2 गैस का यूज करते हैं और जो है वो ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। इससे क्या है, एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो बैलेंस बना रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्लांट हमें सबसे ज्यादा लगानी चाहिए ताकि जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा इंक्रीज हो सके। द ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एयर रिमेन कॉन्ट्रैक्ट, ऑक्सीजन जो है वो हवा में मिक्स होती रहती है। यदि हम पेड़ों को काट देते हैं तो जो बैलेंस है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स मिलके क्या CO2 छोड़ते रहेंगे और ऑक्सीजन हमें मिलेगी नहीं, तो इससे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, ठीक है, और ऑक्सीजन का वो रिलीज करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज करते हैं, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो CO2 को है वो छोड़ते हैं और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। ह्यूमन और जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाती है बाय ह्यूमन और एनिमल्स के अकॉर्डिंग, जब रिलीज होती है ह्यूमन और एनिमल से इक्वल टू अमाउंट यूज, और उसका इक्वल यूज कर लेते हैं प्लांट, जिससे हम क्या करते हैं, परफेक्ट जो है वो बैलेंस बना रहता है। यदि बैलेंस इज अपसेट इज द बोरिंग ऑफ फ्यूल, अगर हम ज्यादा एटमॉस्फेयर में फ्यूल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, तो बैलेंस को वो अपसेट कर देता है। यदि हम ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो बैलेंस जो है वो को अपसेट हो जाता है। और इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें एटमॉस्फेयर में प्रति साल जो बिलियन मात्रा में जो है वो काफी मात्रा में मिलता जा रहा है। अब लास्ट जैसे पिछले सालों में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो मिक्स हुआ है, ये बिलियंस मात्रा में जो है वो काफी मिक्स होता है। इसके कारण क्या होता है, जो वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है जो बढ़ जाती है, अफेक्ट होता है, और अर्थ की क्या है, वेदर और क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट होता है। अब आप देखते हो इन दिनों में गर्मी काफी, जैसे समर में क्या होती है, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, उससे ये किसकी वजह से होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ने से जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा हीट होती है। और सर्दियों में जब ठंडक इसी की वजह से होती है, क्योंकि सन रेज की किरणें डायरेक्ट नहीं आ पाती CO2 की वजह से, और वो है ठंडक ज्यादा हो जाती है। अब इसमें देखिए, जब एयर गर्म होती है, अब इसमें एक एयर का प्रोसेस दिया गया, देखो जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपेंड फैल जाती है और वो ठंडी होकर क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है, और ठंडी हवाएं जो होती है ना वो डेंस भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है और नीचे आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, एक सिंक डाउन, और हवा जो है वो ऊपर नीचे जो है वो चक्कर काटती रहती है, और ठंडी हवा जो है वो सराउंडिंग एरिया की जो है वो चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाती है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इस पे हीट बढ़ रही है, तो ये क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है ये गर्म होकर क्या है, ऊपर उठती है, और इसका स्पेस लेने के लिए यहाँ पे जगह खाली होगी, इसकी जगह लेने के लिए जो ठंडी हवा होती है वो यहाँ पर मूव करती है। इससे क्या होता है, एक सर्कुलेट जो है, जो एयर है वो चलती रहती है। इस मूविंग एयर को विंड्स बोला जाता है। मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, विंड्स। इसी एक सर्कुलेट में जो है वो चलती रहती है। गर्म हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं जो है वो उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है। इस प्रकार जो विंड्स मूव करती है। अब इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कितने फाइव लेयर में जो है वो डिवाइड है। अर्थ के चारों तरफ कितने लेयर में? 5 डिवाइड में। फर्स्ट है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सबसे पहले हम इसको ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम रीड करते हैं। ये देखो, ये हमारी जो है लेयर है वो अर्थ के चारों तरफ है। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ जो है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है हमारी मेसोस्फेयर, ठीक है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। और ये जो लाइन दी गई है ये टेम्परेचर को शो करती है। ये किसको? टेम्परेचर को। ये क्या करती है? टेम्परेचर को हमारा शो करती है। अर्थ के जो ट्रोपोस्फेयर में इसमें टेम्परेचर एकदम क्या है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं थोड़ा टेम्परेचर कम होता जाता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होने लग जाता है। और मैं ये जो बीच में मिडिल जो स्फेयर है मेसोस्फेयर, इसमें टेम्परेचर एक बार जो है ना बिल्कुल इक्वल रहता है और इसके बाद टेम्परेचर फिर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। मेसोस्फेयर में आगे टेम्परेचर एकदम से क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है, पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखो ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये लेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो अर्थ के चारों तरफ पहली लेयर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एवरेज हाइट है 30 किलोमीटर। इसकी एवरेज जो हाइट जो है ना, इसकी जो इक्वेटर पर है इसकी हाइट, जो इक्वेटर पर इसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है और जो पोल्स पर होती है इसकी हाइट क्या होता है, कम होती है। दी एयर जो हम जिसमें हम सांस लेते हैं वो क्या सारी गैसेज जो है वो इस लेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है वो इसमें पाई जाती है। जो वेदर चेंजिंग होते हैं, फिनोमिना होते हैं, जैसे वेदर के जो फिनोमिना जैसे रेनफॉल हो गई, फॉग हो गया, ठीक है, और जो बड़े बड़े तूफान, आंधी तूफान, ये सब क्या होते हैं इसी एटमॉस्फेयर में, इसी लेयर में पाए जाते हैं। और इसकी हाइट जो है ना वो भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर जो है इसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है और जो पोल्स पर होती है इसकी हाइट कम होती है। इसकी एवरेज हाइट जो है वो 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आती है इसकी स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर। इसकी एटमॉस्फेयर की हमारी सेकंड जो महत्वपूर्ण जो लेयर है वो हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसमें एक ये बात है, जैसे अब दो लेयर जहां पर आपस में मिलती है, ये लेयर और ये लेयर जहां पर आपस में मिलती है वहां पर एक जो है वो पट्टी सी बनी, बाउंड्री लाइन बनी होती है, इसको ट्रोपोफ्यूज बोला जाता है। इसको बोला जाता है ट्रोपोफ्यूज। इसी प्रकार स्ट्रेटोस्फेयर थर्ड और सेकंड लेयर जहां पे मिलती है, ये देखिए ये जो थर्ड सेकंड और जो थर्ड लेयर है जो आपस में मिलती है इसको बोला जाता है स्ट्रेटोफ्यूज। ये भी एक जो है बाउंड्री, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। अब इसमें अबोव द ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर है लीज स्ट्रेटोस्फेयर है, ये इसकी हाइट कम से कम कितनी है, 50 किलोमीटर है। दिस लेयर मोर द फ्री, इसमें क्या होता है, क्लाउड्स नहीं होते, ठीक है। वेदर जो फिनोमिना है वो जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं, नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एयर हमारे हवा में जो एयरप्लेन वगैरह ये जो उड़ते हैं ना, ये इसी जो है इस लेयर में पाए जाते हैं। इस लेयर में जो है वो हवा, ये जो एयरप्लेन है वो नहीं उड़ते, एयरप्लेन को उड़ाया जाता है इस लेयर में। और ये किस कारण होता है, ये इसी कारण होता है कि इसमें जो है वो क्लाउड्स पाए जाते हैं और इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में जो वो क्लाउड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें जो कंडीशन है, ठीक है, और फिनोमिना नहीं पाए जाते हैं। फिर कहते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हो, ये देखिए स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना वो लेयर ऑफ ओजोन, इसमें जो है ना ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। इसी लेयर में क्या है, ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो जो टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट हो जाता है, एक समय के बाद क्या टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। ये किस गैस की वजह से होता है, ये ओजोन गैस की वजह से होता है। हमें पता होगा कि ये जो ओजोन गैस है ये हमारी किससे रक्षा करती है, यानी कि सन से ना कुछ हार्मफुल जो रेज आती है उससे हमारी रक्षा कौन करता है, ओजोन गैस करती है। और ओजोन गैस क्या पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन हमारी हार्मफुल गैस से रक्षा करने वाले एटमॉस्फेयर की लेयर कौन सी मानी जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर मानी जाती है। क्लियर है। तो इस ओजोन गैस जो है ना वो कब करीब क्या है 35 और 45 के करीब करीब इसके बीच में पाई जाती है ओजोन लेयर, जहाँ पे टेम्परेचर जो एकदम सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये इसी के कारण बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे जो हार्मफुल किरणें आती हैं वो इनको रोक लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है और इसके कारण इसका टेम्परेचर जो है वो एकदम से हाई हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है, दिस इज अ थर्ड लेयर, ये हमारी एटमॉस्फेयर की क्या है, थर्ड लेयर है।
और ये किसके बीच में पाई जाती है, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। और ये इसकी हाइट करीब क्या है, 80 किलोमीटर है। और मेट्रोस्फेयर बर्न ऑफ द लेयर ऑफ द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और इस लेयर में क्या होता है, जब जो मेटेरियोड एस्ट्रॉयड आते हैं ना, जो जलते हुए हमें नजर आते हैं, टूटता तारा नजर आता है, ठीक है, वो इसमें क्या होता है, हमें इसमें ऐसी गैसें पाई जाती है, वो यहाँ पर जल जाते हैं। यानी कि वो एटमॉस्फेयर में जो मेट्रोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, वो इसको क्रॉस करके जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर नहीं कर पाते। तो ये गैस जो है, ये जो लेयर है, ये हमारी उन अल्ट्रावायलेट से, हमारे मेस्ट्रोड एस्ट्रोड से हमारी रक्षा करती है। और इसकी हाइट करीब क्या है, 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है, इसकी जो है टेम्परेचर जो है एकदम से क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर में। और ये जो है पार्ट ऑफ द लेयर, ये जो है हाईएस्ट, इसमें टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये किस किस के बीच में पाई जाती है, इसकी जो हाइट है, ये पाई जाती है, हाइट इसकी 80 से 400 किलोमीटर पर पाई जाती है। और ये इसकी सहायता से क्या होता है, जो हम अर्थ पर रहकर हम जो रेडियो पर या मोबाइल्स पर जो बातें करते हैं, इसमें जो वेव्स होती है, अब इसमें तार तो जो लगी नहीं हुई है जो हम आपस में बातें कर सकें, तो ये जैसे हम फोन पर एक देश से दूसरे देशों में बातें करते हैं, तो वेव्स के कारण ही होती है। तो ये लेयर जो होती है ना, ये क्या करती है, इन वेव्स को जो ट्रांसफर कर देती है, ये ट्रांसमिटेड करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पे भेज देती है, और अर्थ वाले उसमें काम कर पाते हैं। तो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिटेड करने में ये लेयर जो वो सबसे हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सोस्फेयर। ये जो है हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे अपर लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है, इसको एक्सोस्फेयर बोला जाता है। और ये बहुत ही थिन बहुत ही गहरी लेयर होती है। और लाइट गैसेस लाइक जैसे हीलियम, यानी कि इस लेयर में सबसे हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें जो है वो इस लेयर में पाई जाती है। और ऑक्सीजन वाली गैसें, जो भारी गैसें, जो हमारे अर्थ की फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें जो पाई जाती है, जिसमें हम सांसें लेते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर अब जैसे हम वेदर के बारे में किसी से पूछते हैं कि क्या आज बारिश आएगी, क्या आज मौसम कैसा रहेगा, सूर्य धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक है। और हम जो है अब जैसे कई बार सुनने को आता है, अब एक इमेज कर दीजिए, आप सुनते हैं कि आज जैसे कोई क्रिकेट मैच होने वाला है, तो हम ये पूछते हैं कि आज जो है क्या बारिश आएगी नहीं आएगी, आज का दिन कैसा रहेगा। तो आप इसमें एक लाइन दी गई है, देखो, इफ यू इमेज अवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द माइंड ऑफ द स्पीकर वेदर इज समथिंग दैट फील्स विद द कंट्रोल नोब्स। अब इसमें अगर आप देखिए, इमेज कर दिए, हमारी बॉडी जो है वो एक रेडियो का काम करती है, और हमारा माइंड जो है वो स्पीकर का काम करता है, और वेदर जो है वो एक नोब्स का काम करता है। जैसे वेदर जो है, जैसा वेदर होएगा वैसे ही हमारी जो है वो माइंड है ना, वो उसी के अनुसार बोलता है, वो हमारी बॉडी वो वैसा ही फील करती है। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर वेदर हम घंटे टू घंटे, जैसे उसकी कंडीशन जो है एटमॉस्फेयर में वो चेंज होती रहती है। अब आप सोचिए, अगर एक ह्यूमिड मौसम है, अगर वेदर जो है एक ह्यूमिड वाला है, बहुत गर्म है, तो उससे क्या होता है, हमारे हम उससे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारा माइंड जो है ना, उसको क्या है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता, और हम क्या है, उससे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा जो है वो मूड खराब हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सोचते हैं एक प्लीजेंट अच्छा मौसम है, ब्रिज अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहावना मौसम है, तो हमारा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, चेयरफुल हो जाते हैं, खुश, और कहीं बाहर जाने की हम जो है वो प्लान बनाने लग जाते हैं। यानी कि वेदर के अकॉर्डिंग ही हमारा माइंड जो है वो क्या होता है, एक जो है वो स्पीकर का काम करता है, हमारा माइंड भी है उसी के अनुसार जो वो काम करने के लिए हमें बोलता है। तो वेदर चेंज होती है ना, वो ड्रामेटिकली क्या होती है, वो डे टू डे है वो चेंज हो रहता है। यानी कि एक दिन में जो बार बार मौसम चेंज होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। इसके अलावा क्या होती है, अगर हम वेदर को किसी भी जगह लंबे पीरियड के लिए हम अगर उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्लाइमेट बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट बोला जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये दिया गया है, अगर हम सोचते हैं जैसे अगर सन हमारे लिए जितनी भी हमारे पास एनर्जी को जो वो डालता है, तो हम कितनी एनर्जी उसमें से उसको जो ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितनी रेज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये सोचने वाली बात होती है, हमारे लिए सरप्राइज वाली बात होती है। तो इसमें देखो, ये हमारे लिए सरप्राइज है। अगर हम मानते हैं कि हमारा सन जो है वो इतनी रेज जो है वो एनर्जी की जो रेज है वो हमारे पास है, जो वो है वो
डालता है। अब जैसे मान लीजिए कितनी है, देखिए 2 मिलियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 मिलियंस के डाल उसमें एनर्जी जो है वो हमारी तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हम उसमें से कितनी ऑब्जर्व करते हैं, हम उनमें से सिर्फ 1 यूनिट ही उसमें से ऑब्जर्व करते हैं। और 1 यूनिट ही हमारे लिए देखो पूरी अर्थ पर हमें सर्वाइव करने के लिए कितनी हेल्प करती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो 1 यूनिट में से ही अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करती है और सर्वाइव करती है। अगर इसमें से भी हमें अगर 10% या 1% भी हमारे पास आ जाए तो हमारी पृथ्वी जो है वो जलकर राख हो जाती है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ एक 1 यूनिट ही इसमें से यूज करते हैं। तो हम सब पृथ्वी पर हम जो है वो सर्वाइव करने में हमें हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। पहले हम इस फिगर में देखते हैं। फिगर में क्या है, देखिए ये है हमारा थर्मामीटर। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के। थर्मामीटर जो है वो जो है टेम्परेचर को जो है वो मेज़र करने में हमें यूज होता है। और एक ही होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेज़र करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो रेन गुज किसको, यानी कि रेनफॉल की जो अमाउंट, आज कितनी रेनफॉल हुई या एनुअल रेनफॉल कितनी हुई, उसको जो मेज़र करने में यूज किया जाता है। विंड वेन यूज आती है विंड की डायरेक्शन को यूज करने में, यानी कि आज जो है विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, किस तरफ मूव कर रही है, ये क्या है जानने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो टेम्परेचर क्या है, जो हम हवा में फील करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर जो है क्या वो गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, जिसको हम हवा कई बार जैसे ज़्यादा गर्म भी हो जाती है और ठंडा भी हो जाती है तो उसको हम टेम्परेचर की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, देखो डेफिनेशन इसमें द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर। एयर का ज़्यादा गर्म और ठंडा होना ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ दैट, अब देखो टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है डे टू डे, केवल दिन और रात में ही चेंज नहीं होता, ये क्या सीजन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर चेंज होता है। अब जैसे समर है, गर्मियों में क्या है काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, बहुत गर्मी होती है, और सर्दी में क्या है टेम्परेचर कम होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है सर्दी की बजाय। इसे दिन रात में ही चेंज, दिन में भी ज़्यादा गर्मी होती है, रात में कई बार ठंड होती है, कई बार दिन में गर्म होता है ठंडा होता है, रात में गर्मी होती है। इसलिए दिन और रात में नहीं बल्कि समर और विंटर सीजन में भी जो है टेम्परेचर में काफ़ी चेंजिंग होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए इंसोलेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंसोलेशन क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर को जो है वो जैसे टेम्परेचर को डिफाइन करने में। इंसोलेशन क्या मतलब होता है, यानी कि सोलर सिस्टम यानी सोलर एनर्जी से जो हमारी अर्थ के है कितनी जो है वो ऑब्जर्व करती है, कितनी एनर्जी आती है सोलर सिस्टम से, हमारी सोलर से जो एनर्जी आती है हमारी अर्थ के ऊपर वो कितनी मात्रा में आती है। अगर कम मात्रा में आती है तो टेम्परेचर कम होगा और ज़्यादा आती है तो ज़्यादा होता है। मैं आपको एक डायग्राम से इसको क्लियर करती हूँ। ये हमारा डायग्राम देखिए, इसमें क्या देखो, ये हमारा इक्वेटर वाला सेशन है। ये क्या है हमारा इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पर क्या है सोलर एनर्जी आ रही है, इधर से सोलर एनर्जी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगी हीट है, तो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। इसके कंपैरिजन में क्या होता है, जो पोलर रीजन होता है, ये पोलर रीजन होता है, यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी है या सोलर रेडिएशन है वो क्या होती है, कम आती है, यानी कि इनडायरेक्ट आती है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम होता है, यानी कि यहाँ पे ठंडक होती है, और इक्वेटर पे जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पर हीट गर्मी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए इंसोलेशन में क्या होता है, इंसोलेशन में क्या है जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो है वो हीट ज़्यादा मिलती है। अभी हमने देखा उसमें टुवार्ड द पोल्स के कंपैरिजन में इक्वेटर पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है इंसोलेशन ज़्यादा मात्रा में आती है। इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है मैनर में, ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर हम इक्वेटर से पोल रीजन की तरफ जाते हैं तो क्या टेम्परेचर कम होता जाता है। फिर आता है हम पोलर रीजन में जो कवर्ड है वो क्या है, बर्फ से क्यों ढकी रहती है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर है ना, वहाँ पे जो टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है, बट बिकम द वार्म, लेकिन वो क्या है इतना गर्म होता है कि वहाँ पे कई बार वो है क्रॉप्स भी नहीं उग पाती। अगर हम अर्थ के टेम्परेचर को हम देखें, अगर जहाँ पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है इक्वेटर पर या जहाँ डेजर्ट एरिया हो गया, वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी क्रॉप्स नहीं उग पाती। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में
जैसे गुजरात में जैसे कॉटन की क्रॉप्स उगती है तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है तो वो कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है, इतना टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर इतना होता है कि वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है। अगर हम उसी क्रॉप्स को अगर ज़्यादा वहाँ पर उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो क्रॉप्स नहीं उग पाएगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो कई क्रॉप्स ऐसी है जैसे जो हाई टेम्परेचर में को नहीं उग पाती। टेम्परेचर जो है वो सिटीज़ में ज़्यादा होता है कंपैरिजन के विलेज के, यानी कि विलेज में टेम्परेचर कम होता है और सिटीज़ में जो है वो ज़्यादा होता है। एंड द मेटल इन द किस कारण होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग होती जैसे जो सिटीज़ में घर बनते हैं, जो बिल्डिंग से बनाई जाती है वो सीमेंट वगैरह मेटल से बनाई जाती है, रोड बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं दिन के समय क्या वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात को क्या करते हैं वो उस हीट को जो है वो रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है दिन में भी ज़्यादा गर्मी होती है और रात में भी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, यानी कि सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। और भी क्या होता है जो हाई ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है शहरों में, ठीक है, सिटीज़ में जो ऊंची बिल्डिंग होती है वो क्या करती है एयर में से जो वार्म होती है गर्मी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और टेम्परेचर को है वो सिटीज़ में क्या है रात को जो है वो गर्मी इसको बढ़ा देती है। इसी कारण तो जो सिटीज़ में क्या है वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। अब इसमें एक व्यू पॉइंट देखते हैं। अब जैसे टेम्परेचर को जो है स्टैंडर्ड को मापते हैं हम, टेम्परेचर को किस में नापते हैं हम, डिग्री में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और इसको किसने इन्वेंट किया था, इसको एंडर सेल्सियस ने किया था, उसी के नाम से ही इसको रख दिया गया था कि टेम्परेचर को है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। और इसको स्केल जैसे हम एक स्केल के व्यू से देखते हैं तो 0 डिग्री जब टेम्परेचर होता है ना तो वाटर क्या होता है जम जाता है फ्रीज के रूप में, यानी कि बर्फ बन जाती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉईल होने लग जाता है, यानी कि उबलने लग जाता है। अब नेक्स्ट व्यू पॉइंट आता है हमारा एयर प्रेशर। आपको ये हैरानी होती है कि हवा जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर काफ़ी फोर्स डालती है, फिर भी ये हमें फोर्स जो हमें फील नहीं होता। ये इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हवा जो प्रेस हम पर डालती है वो काफ़ी डायरेक्शन में होती है और हमारी बॉडी उस प्रेशर को है वो कंट्रोल कर लेती है। क्योंकि हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी हवा होती है तो हमारी बॉडी भी एक बाहर की तरफ प्रेशर डालती है और हवा ऊपर की तरफ से यानी कि बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर डालते तो हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है, इससे हमें फील नहीं होता है। एयर प्रेशर होते हैं वो हमें डिफाइन करती है कि प्रेशर जो है वो बाय द एयर में जो है वो हवा होती है, अर्थ के सरफेस पर जो हवा होती है उसमें जो है वेट होता है और वो वेट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। जैसे कि आप जानते हो कि जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर में जाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। हवा का प्रेशर जो हाइट समुद्र के जो लेवल होता है ना उस पर जो समुद्र लेवल पर हवा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं हॉरिजॉन्टल जाते जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन की हवा जो प्रेशर है वो क्या होता है कम होता जाता है बाय द टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है ना हवा के प्रेशर को बहुत इफेक्ट करता है। अब जैसे जैसे इन किसी एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर जो हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने से क्या होती है हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है, जिससे क्या होता है ऊपर उठने से क्या होता है उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। कम होने से वहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और वहाँ पर जो क्लाउड होते हैं स्काई होते हैं साफ होते हैं वो क्या होता है वहाँ का मौसम साफ हमें दिखाई देता है। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे क्या होगा वहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने से वो एक लो टेम्परेचर का जो प्रेशर का वो एरिया इंक्रीज होता है। और जो लो जैसे हवा ऊपर उठ गई तो उसका एरिया जो कम हो गया था वो भरने के लिए वहाँ से हवाएं चलती है तो यानी वहाँ पे ठंडी हवाएं आ जाती है। तो हवा हमेशा क्या होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि जैसे जिस एरिया में हवा गर्म है वो ऊपर उठती है और वहाँ पर हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और जिन एरियाओं में लो टेम्परेचर होते हैं वहाँ पर क्या होती है हवा ठंडी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर हैवी होती है। और हवा है जो भारी होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है हाई टेम्परेचर जो है वो प्रेशर का हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। और हवा हमेशा हाई प्रेशर टू एसोसिएटेड विद द क्लियर, और वहाँ पर क्या होता है क्लियर और सनी, वहाँ पे भी मौसम एकदम साफ हमें दिखाई देता है। हवा हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ।
इसीलिए जहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर जैसे हाई होगा वहाँ पे हवाएं ऊपर उठ जाती है और वहाँ का एरिया कवर करने के लिए वहाँ पे ठंडी हवाओं का आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसकी वजह से होता है कि ये हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना स्टार्ट होती है। अब हम इसमें एक साइड में पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मून पे जो जैसे हवा नहीं होती और वहाँ पर कोई एयर प्रेशर भी नहीं होता। हाँ, तो एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेशल कपड़े पहन के जाते हैं जो हमें प्रोटेक्टिव सेव करते हैं, हमें सेव करते हैं और उसमें हवा भरी जाती है। जब वो मून पर जाते हैं तो उसमें क्या वो कपड़ों की वजह से उसमें क्या है वो प्रेशर बनाकर रखती है। इफ़ अगर हम वो कपड़े नहीं पहनते हैं, स्पेस सूट नहीं पहनते हैं, तो वो प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाती, हमारी बॉडी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और हमारे जो है काफ़ी वेसल्स में से जैसे खून आना स्टार्ट हो जाता है नाक और कान में से। इसीलिए वो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो मून पर जो कोई हवा नहीं होती तो वहाँ पे कोई प्रेशर भी नहीं होता। हमारी बॉडी में प्रेशर होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें हवा भरी जाती है ताकि हमारी हमारी बॉडी का जो है प्रेशर को उसको कंट्रोल किया जा सके। अब हम इसमें पढ़ते हैं विंड। विंड कहते हैं दी मूवमेंट ऑफ एयर, हवा जो चलती है हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर चलती है उसको क्या बोला जाता है, विंड्स बोला जाता है। आप देखते हो कि हवा जो है तो वो काम करती है, एक बिलो ड्राई पत्तों को जो वो सुखा देती है एंड अप्रूट्स ट्रीज ऑन द स्टोर, या और पत्ते जो है वो आपने अभी देखा होगा जैसे सब पत्ते सूखे होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं और तूफान आता है तो वो ट्री के पेड़ भी गिर जाते हैं। कई बार जब हवा बिलो जेंटली आराम से बहती है तो आप देखते हो कि हवा जो है धुआं फाइन डस्ट, यानी कि जब हवा आराम से बहती है तो आप देखते हो कि हवा जो आसमान में या हमारे आसपास के एरिया में या हमारे जैसे हवा जो चल जाती है उसमें छोटे छोटे डस्ट स्मोक उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। कई बार क्या होता है आप जानते हो कि हवा तूफान स्ट्रॉम के रूप में आता है तो काफ़ी जो हमें डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है। आप जानते हो कि यू मस्ट हैव एक्सपेंडेड करते हो नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला। जब ज़्यादा हवा आती है, तेज़ तूफान आता है तो हम हवा में क्या अम्ब्रेला को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सम अदर एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जब तूफान आते हैं, जब कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो बन जाता है एरिया बन जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है तो उसमें क्या होते हैं प्रॉब्लम हमें काफ़ी फेस करनी पड़ती है। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। जैसे ए विंड इज नेम आफ्टर, किसी भी हवा का नाम है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका रखा जा सकता है। जैसे कोई हवा वेस्ट से आ रही है तो उसको वेस्टर्ली बोला जाता है, ईस्ट से आती है तो उसको ईस्टर्ली बोला जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप्स देखते हैं हवा के। जैसे विंड्स कैन बी टाइम डिवाइडेड, 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड की गई है। जैसे पहली आती है हमारी परमानेंट विंड्स, दूसरी आती है हमारी सीजनल विंड्स और थर्ड आती है हमारी लोकल विंड्स। अब इस विंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो सीजनल परमानेंट विंड्स होती है दी ट्रेड, जो वो विंड जैसे वेस्टर्ली ईस्टर्ली जिनकी डायरेक्शन जो है ना परमानेंट, वो उसी परमानेंट डायरेक्शन में वो बहती रहती हैं और वो कॉन्स्टली थ्रू आउट द ईयर इन, और पूरा साल वो है वो उसी डायरेक्शन में बहती है। अब जैसे इसमें देखिए आप, ये हमारी अर्थ है, अर्थ में क्या हमारी ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ये इस डायरेक्शन में ये बहने वाली हवा है और ये हवा है ये हमारी क्या है ट्रेड विंड्स है। अब इसमें देखिए ये ट्रेड विंड्स कहलाती है, नॉर्थ वेस्ट और जो है साउथ वेस्ट है, यानी कि जो ये इनकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये क्या है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही थी इसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, ये साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही थी इसको साउथ वेस्ट बोला जाता है। इनकी डायरेक्शन हमेशा इक्वेटर की तरफ होता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई रहता है हमेशा और टेम्परेचर हाई की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है। उसके बाद ऊपर आता है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ट्रॉपिकल यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पे इसमें क्या है प्रेशर हाई रहता है और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। तो इस यहाँ पर बहने वाली हवाएं हमेशा इसी डायरेक्शन में बहती हैं, तो इसको परमानेंट जो है विंड्स बोला जाता है। देखो अर्थ पर हमारे जो लो प्रेशर है, इक्वेटर पर लो प्रेशर रहता है, ट्रॉपिकल पर हाई प्रेशर रहता है और जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। देखो पोलर रीजन पे हमेशा ठंड बर्फ जमी रहती है, ठंडा एरिया होता है तो यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है। यहाँ पे गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। अब उसके बाद आता है सब पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के बीच का जो एरिया होता है यहाँ पे सब पोलर रीजन होता है। यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर रहता है।
लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो हवाएं होती है ये इस डायरेक्शन में बहती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाती है, हमारी परमानेंट विंड्स कहलाती है। दूसरी आती है हमारी सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स आप जानते हो, जैसे जो डायरेक्शन अपने सीजन के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है, मानसून के टाइम पे हमारे इंडिया में क्या है, हवाएं चलती है ये साउथ वेस्ट से, ठीक है। और मानसून के टाइम में ये जो डायरेक्शन चलती है, और जब मानसून चला जाता है यानी रिटर्न मानसून होता है, तब इनकी डायरेक्शन इस साइड हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट की साइड हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सीजनल विंड्स। थर्ड आता है हमारा लोकल विंड्स। और कुछ लोकल विंड्स होती है जो अलग अलग एरिया में चलती है, उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे डे और ईयर में जो है, स्मॉल एरिया में, छोटे एरिया में जो दिन के समय जो हवाएं चलती है, एग्जांपल के तौर पर हम इंडिया में देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, जो गर्मी के दिनों में, समर के सीजन में जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन एरिया में जो हवा चलती है उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। और ये हवा जो है हॉट एंड ड्राई होती है। अब हम इसमें एक साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। एक देखो, हम साइक्लोन के बारे में क्या पढ़ते हैं, देखो साइक्लोन के लिए क्या है, उड़ीसा का सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। ये किस पार्ट में, ईस्टर्न सी कोस्ट एरिया में पड़ जाते हैं। सी कोस्ट एरिया कहते हैं जैसे हमारा ये समुंदर है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा इधर उड़ीसा है। सी कोस्ट यानी कि समुंदर के पास वाला एरिया, ये क्या हमारा क्या कहलाता है, सी कोस्ट एरिया कहलाता है। इसमें साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले इसमें एक साइक्लोन आया था, इसमें 18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन हिट हुआ था, ठीक है, इस स्टेट में। फिर अनदर साइक्लोन, दूसरा साइक्लोन आया था, इसमें 29 अक्टूबर 1999 को। दिस जो था डिस्कास्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ द, इसने जो स्टेट के काफ़ी एरिया को जो उसने नुकसान पहुंचाया था। ये जो डैमेज हुआ था, ये काफ़ी जो उसमें नुकसान हुआ था, मेनली 3 फैक्टर जिसमें थे विंड वेलोसिटी, रेन, इसमें क्या होती है, हवाएं चली थी जोर जोर से, बारिश हुई थी, ठीक है। और शोरोज टाइडल शोर यानी कि समुद्र में ऊंची ऊंची हवाएं उठी थी। दिस विंड्स अप टू, इसकी जो स्पीड्स थी समुद्र में आने की स्पीड 260 किलोमीटर पर स्क्वायर पर 100, ठीक है। और ये 3600 में ये पूरे इसके उड़ीसा को इसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। और इसमें हाई वेलोसिटी विंड्स अप्रूट, और इसने क्या था, इसकी स्पीड इतनी थी, इतनी ऊंचाई थी कि उसने बड़े बड़े ट्री जो थे ना, जड़ के साथ उसने उखाड़ दिए थे। और उसने जो कच्चे हाउस थे, वहाँ पे जो हाउस बने कच्चे हाउस, उनको सबको उन्होंने डैमेज कर दिया था। रूट ऑफ सर्वल जो इंडस्ट्री एरिया था, अदर हाउसेज थे, उनको भी उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। पावर सप्लाई जो थी, जो हमारी टेलीकॉम थी, कम्युनिकेशन थी, उनकी सारी जो लाइन थी, उनकी सारी सप्लाई को उन्होंने डैमेज कर दिया था। भारी बारिश हुई थी इनको अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन ऑफ द 3, लगातार इसमें 3 दिन तक बस कंटिन्यू बारिश होती रही थी। और बारिश जो है वो फ्लड यानी कि बारिश की वजह से क्या था, मेजर नदियों में, जो उड़ीसा की जो नदियाँ थी उसमें काफ़ी बाढ़ आ गई थी। साइक्लोन की जो हवाएं थी, टाइडल हवाएं थी, उसकी स्पीड कितनी थी, समुद्र में 20 किलोमीटर स्वैप, 20 किलोमीटर तक ये हवाएं ऊंची उठ रही थी, ठीक है। और ब्रोथ द और डिस्कशन ऑफ द कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में इसने काफ़ी क्या क्या था, काफ़ी दिशाओं में इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। सांस से जैसे 10 मीटर टाइडल जो हवाएं इंक्रीज सडनली अचानक उठी थी, और काश जो उसने काफ़ी जो इस एरिया में जो ना जो क्रॉप्स उगी हुई थी, पैडी क्रॉप्स होती थी, पैडी क्रॉप, उसको उसने काफ़ी नुकसान कर दिया था। यानी कि उसने जो क्रॉप्स खड़ी थी उसने सारी फसलों को इसने नुकसान कर दिया था। फिर साइक्लोन जो था ये कहाँ से आया था, साइक्लोन एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इन द गोल्फ ऑफ, जो थाईलैंड था, थाईलैंड की गोल्फ से ये उठ कर आया था, नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से होकर पोर्ट ब्लेयर में आया था ये 25 अक्टूबर 1999 को, ठीक है। ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, फिर इसकी डायरेक्शन हो गई थी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये इसकी उठा तो ये नॉर्थ ईस्ट में था ये पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन इसकी डायरेक्शन बाद में क्या हो गई थी, नॉर्थ वेस्ट हो गई थी, जिसके कारण ये क्या है, हमारे इंडिया में जो है वो हीट कर रहा था। तो बिटवीन जो था इरसामे एंड बुलकाडा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसने किसने नुकसान पहुंचाया था, इरासामा एंड बालिकुडा, उड़ीसा के जो 2 स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इसने सबसे जो एंटर किया था, इसने 29 अक्टूबर को ये उठा था। देखो पोर्ट ब्लेयर में ये इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, यानी कि ये जब बना था 25 अक्टूबर को बना था, और इंडिया में इसने एंटर किया था 29 अक्टूबर को।
ठीक है, 2 जो डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे इसने एंटर किया था। जो सुपर साइक्लोन जस्ट स्वीप द इंटायर द कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूड द सिटीज ऑफ भुवनेश्वरपुर एंड कोटक। और 28 जो कोस्टल एरिया था ना, टाउन जो भुवनेश्वर जो था, जो भुवनेश्वर एंड कोटक में इसने सबसे ज़्यादा अटैक किया था। अबाउट 13 मिलियन पीपल जो थे ना इसमें अट्रैक्ट हुए थे, इसमें काफ़ी प्रभावित हुए थे। लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक वाज किल, और उसने काफ़ी उनकी लाइफ स्टॉक को जो उन्होंने लोगों को उसने मार दिया था और फसल को ख़राब कर दिया था। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब को इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ड्यू टू सैलिनेशन काज्ड बाय द टाइडल स्टोरेज लार्ज ट्रेड्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनफर्टिलाइज लार्टर्स ऑफ सेल टाक, यानी कि इस तूफान ने क्या था, इसने काफ़ी उड़ीसा की काफ़ी एरिया को इसने नुकसान की पहुंचाया था। फॉरेस्ट एरिया को भी इसने डैमेज कर दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा, हम करते हैं इसमें मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है, देखो जब वाटर वेपोरेट होता है, पहले हम इसमें ये पढ़ते हैं, हम बॉक्सेस में पढ़ते हैं। देखो जो पिक्चर दी गई है, रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं। रेनफॉल क्या है, टाइप ऑफ रेनफॉल है, 3 टाइप की रेनफॉल बताते हैं हम। देखो एक होती है कन्वेंशियल रेनफॉल। कन्वेंशियल रेनफॉल क्या होती है, जब समुद्र या किसी लैंड एरिया से डायरेक्ट हवा ऊपर उठती है, जब मॉइस्चर ऊपर उठते हैं तो एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया आता है जब वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो और ऊपर उठ नहीं पाते और जो क्लाउड बन जाते हैं वो पानी को होल्ड करने में, पानी को होल्ड नहीं कर पाते, इतने हैवी हो जाते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो उसी एरिया में बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको कन्वेंशनल रेनफॉल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो माउंटेन एरिया में होती है। माउंटेन एरिया में जब हवाएं उसके किनारे से उड़ती हैं तो जो एवोपरेट होता है, हवाएं उड़ती है तो माउंटेन पर एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर जो है वो क्लाउड बनने के बाद उसको होल्ड नहीं कर पाते और माउंटेन के उस एरिया में वो सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो ड्राई रह जाता है, उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें साइक्लोनिक रेनफॉल। एक होता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि ऐसे एरिया में जैसे जो हमारे कोस्टल एरिया में जो आता है या सी एरिया में आता है, उसमें क्या होता है, एक साइक्लोन बनता है, एंटी साइक्लोन बनता है। नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है हमारे, इसमें एंटी साइक्लोन, ये इस डायरेक्शन में साइक्लोन बनते हैं। ऐसे साइक्लोन कैसे बनते हैं, जैसे जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं तो गर्म हवाएं वो जो है वो ठंडी हवा के ऊपर जो है वो एक साइक्लोन बना लेती है। साइक्लोन बनाने के बाद क्या उसमें उसके जो सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल एरिया में जो है वो हाई प्रेशर, लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और बाहर से हाई प्रेशर का। तो हवाएं क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे चलती हैं। ऐसे चलने की वजह से बारिश जो है वो बारिश जो मॉइस्चर जो है वो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें जो है वो क्या है, डायरेक्ट वो बारिश करते हैं, तो उसको बोला जाता है साइक्लोनिक रेनफॉल बोला जाता है। अब मॉइस्चर क्या होता है, देखो व्हेन वाटर, जब पानी एवोपरेट हो जाता है फ्रॉम लैंड, जमीन से, और डायरेक्ट जो है वाटर बॉडी से जो एवोपरेट होता है और बिकम वाटर वेपर बन जाते हैं, तो मॉइस्चर हवा में जो है काफ़ी समय से होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। यानी कि जब हवा में पहले से ही जो है वाटर वेपर होते हैं और हवा जो है वो डायरेक्ट ज़मीन और वाटर बॉडी से और भी एवोपरेट कर देती है, तो उसको क्या एक ह्यूमिडिटी का एरिया बन जाता है। जब हवा फुल हो जाती है वाटर वेपर से तो उसको ह्यूमिड डे बोला जाता है। अब जैसे गर्मी के दिनों में, अब जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या है, बारिश हो जाती है, और जब बारिश नहीं होती और हवा में पहले से ही जो वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या है, हवा कम चलती है, उससे क्या होता है कि एक ह्यूमिड जैसा एरिया बन जाता है, ह्यूमस जैसा एरिया बन जाता है, तो उसको ह्यूमिड डे बोला जाता है। एयर जो होती है वो गर्म होती है और उसकी कैपेसिटी जो होल्ड करने की वाटर वेपर जो है ना वो उसमें बढ़ता जाता है, इसलिए वो मोर और ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमिड होती जाती है। ऑन ए ह्यूमिड डे में क्या होता है, कपड़े जो है वो लंबे समय तक सूख नहीं पाते हैं, वो गीले ही रहते हैं। हमारी बॉडी का जो स्वेट है, पसीना है, वो सूखता नहीं है, जल्दी से वो एवोपरेट नहीं होता है, जिससे हमें क्या कंफर्टेबल फील करते हैं। वो क्यों नहीं सूखते हैं, क्योंकि जो है वो हवा में पहले से ही मॉइस्चर होता है, पहले से एवोपरेट होता है, तो हमारी बॉडी का जो पसीना है वो एवोपरेट नहीं हो पाता, जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जो वाटर वेपर राइज होते हैं
उठते हैं इट स्टार्ट कूलिंग, और हमें क्या है ठंडा फील होता है। लेकिन जब जो हवा में मॉइस्चर नहीं होता और जो हमारे बॉडी के जो पसीना होता है जो वो एवोपरेट हो जाता है, जैसे वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है, तो हमें क्या ठंडा महसूस होता है। वाटर वेपर जो है वो कोल्डनेस हमें क्या है ठंडा कर देता है, और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर की जो है वो सूख जाती है। क्लाउड जस्ट मासेस ऑफ द सच वाटर ड्रॉप्स, और क्लाउड जो है वो उसमें छोटे छोटे जो है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में वो जमा हो जाते हैं। जब ड्रॉपलेट्स ऑफ बीकम जो इतने हैवी हो जाते हैं कि जो हवा उनको होल्ड नहीं कर पाती हो, देन दे कम डाउन टू द, और वो प्रेसिपिटेशन के रूप में वो नीचे बहने लग जाती है, जिसको हम वर्षा बोलते हैं। अब जेट प्लेन जब हवा में, आपने देखा होगा एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, जब जेट प्लेन हवा में उड़ते हैं तो आप देखते हो कि एक वाइट पट्टी से हमें उनके पीछे से दिखाई देती है। तो हमें किस लिए दिखाई देती है, जब मॉइस्चर जो हवा में ना इंजन उसमें जो है कंडेंस हो जाते हैं। जब मॉइस्चर इंजन क्या है मॉइस्चर को हवा में छोड़ देती है, हम देखते हैं कि जो कंडेंस्ड होते हैं ना मॉइस्चर, वो कुछ समय के लिए जब वो हवा उनको जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाती, हवा नहीं चलती है ना ऊपर आसमान में, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, तो वो मॉइस्चर जो है वो हवा में एज इट इज उसी जगह बने रहते हैं, जिससे हमें वो वाइट पट्टी हमें दिखाई देती है। और जब बारिश आती है, बारिश प्रेसिपिटेशन होती है कम टू द अर्थ, जब पृथ्वी पर आती है तो लिक्विड फॉर्म में आती है, जिसको हम बारिश बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर, और ज़्यादातर वो ग्राउंड पर जैसे बारिश आती है, ठीक है। प्लांट जो है जब ग्राउंड पर बारिश आती है तो उसे कहते हैं प्लांट जो है हेल्प मिलती है उनको प्रिजर्व वाटर को प्रिजर्व करने में। और ट्री जो है व्हेन द ट्रीज हिल साइड ऑफ, जब हम ट्री को काट देते हैं, अच्छा जब हमारे अर्थ पर जो बारिश आती है लिक्विड फॉर्म में आती है, उनमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, बारिश को लाने में प्लांट हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर को लाने में। लेकिन जब अगर हम पहाड़ों पर इन पेड़ों को काट देंगे तो रेन वाटर डाउन जो नीचे आएगा माउंटेन्स पर आएगा, उसके कारण क्या आती है बाढ़ आ जाएगी। पेड़ उनको होल्ड करके रखते हैं ना बारिश को, जो पानी आता है, अगर हम उनको काट देंगे तो क्या है उनको होल्ड नहीं करेगा कोई भी, तो उससे क्या होगी हमारे जो नीचे के एरिया उनमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। बेसिक ऑफ द जो है मैकेनिज्म, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, ये जो मैंने अभी बताया आपको रेनफॉल के 3 टाइप बताए हैं, ज़्यादातर ये 3 टाइप की रेनफॉल होती है। द कन्वेंशन ऑफ रेनफॉल एंड द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। अब देखो कन्वेंशन रेनफॉल क्या होती है, जब डायरेक्ट एवोपरेट होता है और उसी जगह पे जब बारिश हो जाती है तो उसको कन्वेंशन रेनफॉल बोला जाता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या हो जाता है, माउंटेन एरिया में जो बारिश होती है। और साइक्लोनिक रेनफॉल जो सी कोस्टल एरिया होती है, जो साइक्लोन उठते हैं उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोला जाता है। अब रेनफॉल जो होती है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जो हमें प्लांट्स और जो एनिमल्स या जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने में ये क्या है इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ये हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और फ्रेश वाटर हमें जो अर्थ पर हम जो फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, जो हमें बारिश से मिलती है। यदि रेनफॉल नहीं होगी तो पानी जो है वो बहुत कम हो जाएगा, सभी जो सोर्स है हमारे वो सारे सूख जाएंगे। दूसरी तो हम क्या कहना चाहते हैं, इट इज़ मोर, अगर ये ज़्यादा आ जाती है तो हमारे लिए कहते हैं फ्लड की भी समस्या खड़ी रहती है। तो हमारे के एक बैलेंस के रूप में बारिश का आना बहुत जरूरी है। फ्रेश वाटर हमें बारिश से मिलती है, अगर ये ज़्यादा आ जाती है तो फ्लड का कारण भी बन जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं प्रेसिपिटेशन क्या है, बारिश काफ़ी फॉर्म में आती है, जैसे स्नोफॉल में भी आती है, स्लीट में भी आती है, हेल के रूप में भी आती है, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स के रूप में भी आती है। ये हमारे बारिश के प्रेसिपिटेशन के फॉर्म दिए गए हैं। हमारे यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।